ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपका अगला टॉपिक है मेदवय में 3 ही डिजीज थी, तीनों पढ़ चुके हम। अगला है अस्थि और मज्जा। दोनों को एक साथ क्यों दे दिया है? क्योंकि अस्थि के अंदर ही मज्जा का स्थान है, इसीलिए अस्थि मज्जा व स्रोतस साथ ही पढ़ेंगे पूरा। तो इसके अंदर बहुत सारी डिजीज आने वाली है। अस्थि के अंदर वात का स्थान है, तो सारी वात व्याधि किसके अंदर आती है? अस्थिवय के अंदर। संधिगत वात, अस्थि मज्जागत वात, तो वन बाई वन सबकी बात करते हैं। तो अस्थि व स्रोतस के मूल क्या होगा? मेदो मूलम जघनम च, पढ़ चुके हो ये सारा आप। और इसके अंदर वात दोष की प्रधानता रहेगी। अस्थिगत स्रोतोगत व्याधि में वात दोष की प्रधानता होती है, क्योंकि आश्रय आश्रय भाव संबंध होता है, ये भी आपको अच्छे से पता है। इसलिए अस्थि क्षय होगा तो वात का प्रकोप होगा, क्योंकि अस्थि को बढ़ाने के लिए हम क्या देंगे? संतर्पण देंगे। अस्थि की वृद्धि के लिए संतर्पण देना है, और वो वायु का क्या करेगा? संतर्पण से वायु को शमन होता है। और अपतर्पण देंगे तो वायु का प्रकोप होगा और अस्थि का शमन होगा, अस्थि का क्षय होगा। इसीलिए क्या है, अगर अस्थि का क्षय हो रहा है तो वायु प्रकोपित होती है। तो ये तो जनरल सी बात है जो आपको बहुत पहले बता दी गई है। हम टॉपिक पे आते हैं सीधा। आपका पहला टॉपिक है इसके अंदर वात व्याधि। अब वात व्याधि के अंदर हम पढ़ेंगे वात के नानात्मक 80 होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 80 नहीं है। वात व्याधि में कुछ कुछ डिजीज जो आपके सिलेबस में है वो एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले वात व्याधि के बारे में देखते हैं कि वात व्याधि है क्या। तो वात व्याधि क्या है? वात जनित असाधारण व्याधि को वात व्याधि कहते हैं। यानी कि वातेन जनितो व्याधि वात व्याधि। जो व्याधि वायु की वजह से उत्पन्न हो रही है, जिस व्याधि की स्टार्टिंग वायु की वजह से हो रही है, प्रकोपित वायु की वजह से, उस व्याधि को हम क्या बोलेंगे? वात व्याधि। और वात व्याधियां कितनी होती हैं? 80 होती हैं, क्योंकि वात के नानात्मक कितने होते हैं? 80 होते हैं। इसके परिचय में देखते हैं। वात दोष के प्राधान्य से उत्पन्न, यानी कि प्रकोप से उत्पन्न होने वाली व्याधि को वात व्याधि कहा गया है। अब वायु का प्रकोप किन किन कारणों से होता है? तो ये भी आपको अच्छे से पता है कि अगर शरीर में धातुओं का क्षय हो रहा है तो क्षय होगा, यानी कि खाली स्पेस हुआ, और खाली स्पेस जहां होगा वहां वायु फटाक से आएगी और प्रकोपित हो जाएगी। तो धातु क्षय की अवस्था में एक तो वात का प्रकोप होता है। दूसरा, ये भी आप पढ़ चुके हो अच्छे से, मार्ग अवरोध जन्य वात प्रकोप। अगर किसी वजह से स्रोतस अवरोध हो गया, तो स्रोतस अवरोध हो गया यानी कि वायु का रास्ता रुक गया, और वात का अगर रास्ता रुक जाता है तो वो तिर्यक गमन करती है, और तिर्यक गमन करना ही वायु का क्या हो जाता है? प्रकोप हो जाता है। तो वायु का प्रकोप दो कारणों से होता है। एक तो धातु क्षय की वजह से, कि अगर शरीर के अंदर क्षय अधिक हो गया, यानी कि स्पेस ज्यादा हो गया और वायु को खाली स्पेस चाहिए, और या फिर स्पेस, वायु का रास्ता रुक गया, जिस मार्ग में वायु गमन कर रही थी उसका अवरोध हो गया, चाहे वो किसी भी कारण से हुआ हो, तो भी क्या है? वात का प्रकोप होता है। चरक संहिता में वात प्रकोप के कारण वातज दो प्रकार की व्याधियां बताई हैं। एक तो सामान्य व्याधि और एक नानात्मज व्याधि। नानात्मज व्याधि कौन सी होती है? जो व्याधि केवल एक दोष से ही उत्पन्न होती है, यानी कि जिसमें, जिनके लिए हम साफ साफ ये बोल सकते हैं कि अगर वात दोष नहीं होगा तो वो व्याधि हो ही नहीं सकती। यानी कि प्रधानता या दोष जो है वो सब कुछ एक ही रहेगा। जैसे प्रमेय की बात करें हम, तो प्रमेय बिना कफ के नहीं हो सकता, तो प्रमेय नानात्मज व्याधि हो जाएगी कफ की। गुल्म की बोले तो गुल्म नानात्मज व्याधि हो जाएगी किसकी? वात की। तो वात दोष के 80 नानात्मज विकार, पित्त दोष के 40 और कफ दोष के 20। ये स्पीड में इसलिए चल रहे हैं कि आपको एक बार पहले बता दिए गए हैं। निदान सारे कौन से होंगे? वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन आप अधिक करोगे तो वायु अधिक प्रकोपित होगी, और वायु के प्रकोपित होने से वात व्याधियां होंगी। तो ये इसके निदान रहेंगे। फिर वायु का स्वभावतः प्रकोप कब कब होता है? वृद्धा वयो अहोरात्रि भुक्ता नाम ते अंत मध्या दिगा क्रमात्। यानी कि वय के अकॉर्डिंग बात करें तो बाल्यावस्था में कफ का प्रकोप, मध्यावस्था में पित्त प्रकोप, और वृद्धावस्था में वात का प्रकोप। क्यों? क्योंकि वृद्धावस्था में धातु क्षय अधिक होता है, और धातुओं का क्षय होगा वहां वायु प्रकोपित अधिक होगी। रात्रि व दिन के अंत में, रात्रि और दिन के अंत में भी क्या होता है? वात का प्रकोप होता है। भोजन का पाक होने पर, भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? कटु अवस्था पाक आता है, और कटु अवस्था पाक के कारण ही क्या होती है? वायु की वृद्धि होती है। या फिर वर्षा ऋतु में क्या होता है? वात का प्रकोप होता है। तो ये तो स्वाभाविक है। स्वाभाविक का मतलब कि ये तो होंगे ही, किसी के हाथ में नहीं है।
कोई चाहकर भी इन चीजों को रोक नहीं सकता, ये तो नेचर वाइज है। लेकिन और निदान, जैसे आप वृक्ष गुण का अधिक सेवन कर रहे हो या फिर मार्ग गमन अधिक कर रहे हो या व्यायाम अधिक कर रहे हो, ये चीजें तो अपने हाथ में है। तो ये तो हुए स्वाभाविक, और ये निदान कैसे होंगे? जिनसे वायु प्रकुपित होगी। फिर उसके बाद संप्राप्ति, धातु क्षय जन्य वात व्याधि कैसे होती हैं? कि निदान सेवन से क्या हुआ? निदान सेवन, कौन से निदान सेवन? ऐसे निदान सेवन जिनसे आपके शरीर के अंदर धातु का क्षय अधिक हो रहा है। धातु क्षय अधिक हो रहा है यानी कि स्रोतसों में रिक्तता आ रही है। रसवय, रक्तवय, मांसवय, इन स्रोतस रिक्त हो रहे हैं। रिक्त होने का मतलब खाली स्पेस बढ़ रहा है। खाली स्पेस अधिक हो रहा है यानी कि रिक्त स्रोतसों में वायु, जहाँ खाली स्पेस दिखेगा वायु आ जाएगी, और वायु जिस स्रोतस में आ जाएगी वहां पर क्या करेगी? अपने गुणों को वृद्धि करने लग देगी, यानी कि रुक्षता, परुषता और खरता, जिसको क्या बोल दिया? धातु क्षयजन्य व्याधि। तो धातु क्षयजन्य व्याधि में क्या होगा? अगर किसी कारण से धातु क्षय हुआ तो उससे स्रोतस रिक्त होंगे, वहां पर वायु आएगी, और वायु उन स्रोतसों में रुक्षता, परुषता और खरता करेगी। फिर है मार्ग अवरोध जन्य वात व्याधि। निदान सेवन से क्या हुआ? अगर आम का निर्माण हुआ या कफ पित्त या अन्य धातु अगर बढ़ गए, बढ़ करके यह क्या करेंगे? स्रोतस का अवरोध करेंगे, रास्ता रोक लेंगे। या तो आम का निर्माण हुआ, आम निर्माण होकर भी क्या करेगा? स्रोतस का अवरोध करेगा। या कफ और पित्त का प्रकोप हो रखा है तो भी क्या होगा? स्रोतस का अवरोध हो जाएगा। और स्रोतस के अवरोध होने के कारण वात के प्राकृत संचरण में, जहां वायु का रास्ता था उसके अंदर क्या हो जाएगा? अवरोध हो जाएगा। प्राकृत संचरण में अवरोध होने के कारण वायु का विमार्ग गमन होगा, और विमार्ग गमन होने के कारण क्या होगा? स्रोतस में दुष्टि या स्रोतस में विगुणता आएगी, और वहां पर वायु का स्थान संश्रय हो जाएगा। जहां पर स्रोतो वैगुण्य या स्रोतो दुष्टि होती है वहीं क्या होता है? स्थान संश्रय। याद कीजिए, ख वैगुण्य और स्रोतो दुष्टि दोनों के अंदर आपको अंतर भी समझाया था, एक चैप्टर पढ़ा था आप लोगों ने। और इस वजह से क्या हुआ? मार्ग अवरोध जन्य वात व्याधि हुई। तो वात व्याधि के नानात्मक कितने होते हैं? 80 होते हैं। अब अव्यक्त पूर्व रूप, अव्यक्त पूर्व रूप यानी कि अगर वात व्याधि हो रही है तो पूर्व रूप जैसे लक्षण नहीं आएंगे। वात व्याधि के पूर्व रूप कैसे होते हैं? अव्यक्त होते हैं। अव्यक्त क्यों? क्योंकि इनमें स्रोतो दृष्टि होते ही सीधे लक्षण प्रकट होते हैं। पूर्व रूप अव्यक्ता अवस्था में रहते हैं, व्यक्त नहीं हो पाते हैं, उससे पहले ही लक्षण आ जाते हैं। अब आपकी पूरी संहिताओं में, पूरी व्याधियों में अव्यक्त पूर्व रूप केवल 2 जगह देखने को मिलता है। याद रखिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में भी, 2 नंबर में पूछा जाता है, वात व्याधि के पूर्व रूप लिखिए। तो वहां फिर अगर आपको नहीं पता है तो आप तो क्या लिखे आओगे? वायु जैसे लक्षण लिखे आओगे, क्योंकि अगर किसी को नहीं आता तो वो तो यही लिख के आएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अव्यक्त लक्षणम तेषाम पूर्व रूपम इति स्मृतम, यानी कि वात व्याधि के अव्यक्त लक्षण ही क्या होते हैं? पूर्व रूप होते हैं। तो एक तो हुई वात व्याधि जिसके अंदर पूर्व रूप कैसे होंगे? अव्यक्त। दूसरा होता है, एक डिजीज पढ़ोगे आप, शतक्षीण, प्राणवायु स्रोतस के अंदर ये डिजीज आएगी, मैं पूछूंगी वहां पर, आपको आंसर करना पड़ेगा। शतक्षीण के अंदर भी पूर्व रूप कैसे होते हैं? अव्यक्त। क्योंकि अब वहां पर बताऊंगी कि वहां अव्यक्त क्यों होते हैं। अभी आप इतना याद रखिएगा कि पूरी संहिताओं में, पूरी व्याधियों में केवल 2 ही ऐसी डिजीज हैं जिनके अंदर पूर्व रूप अव्यक्त मिलते हैं, एक वात व्याधि और एक शतक्षीण। ठीक है, फिर उसके बाद इसके सामान्य लक्षण देखते हैं। सामान्य लक्षण वात व्याधि के यानी कि वायु प्रकोपित है। अब आप सामान्य लक्षण यही नहीं, जितने भी वायु के होते हैं कुछ भी लिख सकते हो। अंगों में संकोच होना, फरकाहट होना, ये सब किसके काम है? वायु के काम है, क्योंकि गति का कार्य कौन करती है? वायु ही करती है। तो अंगों में संकोच होना, पर्वों में स्तब्धता, जकड़ाहट आ जाएगी। वायु जहां, जैसे क्या है, वायु पूरी बॉडी में फैली हुई है, तो जिस जिस मार्ग से वो गमन करेगी जकड़ाहट उत्पन्न करती जाएगी। अस्थियों का टूट जाना, वायु बहुत ज्यादा प्रकोपित है तो अस्थियों का टूट जाना का मतलब कि अस्थियों का क्षय। अब धीरे धीरे धातु क्षय की वजह से ही वायु प्रकोपित हो रही है, तो वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी। शुक्र व आर्तव का नाश, क्योंकि शुक्र धातु नहीं बन रही है, धातुओं का क्षय हो रखा है। गर्भ का नाश, प्रकोपित वायु गर्भ का नाश कर सकती है। कैसे करेगी? कि वायु का काम क्या होता है? शोषण, शोष करने का काम, सुखाने का काम वायु का होता है। अगर वायु प्रकोपित है तो वहां पर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जिससे उसको न्यूट्रिशन मिलता है फीटस को, उसको ये सुखा देती है, उसका सर्कुलेशन रोक देती है। और सर्कुलेशन रोक देने की वजह से फीटस की क्या हो जाती है? गर्भ के अंदर
गर्भाशय के अंदर डेथ हो जाती है। गात्र सुप्तता, वायु अगर मूव करेगी तो नंबनेस वाली फीलिंग भी आ सकती है कि क्या है, हाथ पैरों में कुछ फीलिंग ही ना हो। सुप्तता, हाथ पैरों का सो जाना, सुप्त हो जाना, ऐसा भी फील हो सकता है। तो यही लक्षण नहीं है, और भी आप लिख सकते हो। फिर वन बाई वन हम एक एक जो डिजीज देखेंगे उसके अंदर आपको जितने भी लक्षण है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे, आक्षेपक, अपतानक, एक एक करके सारी डिजीज पढ़ेंगे। आज जनरल इंट्रोडक्शन हो गया किसका, वात व्याधि का। तो आपको इसमें इतना तो समझ आ ही गया होगा कि ये वात व्याधि है, नाम से ही क्लियर है, वायु की वजह से हो रही है। आपको टाइप याद रखने हैं, यानी कि 2 तरीके से हो सकता है वात का प्रकोप, धातुक्षयजन्य और मार्ग अवरोधजन्य। और सबसे आज जो पढ़ा है वात व्याधि के अंदर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। क्वेश्चन केवल 2 नंबर में यहाँ से आता है, पूर्व। और आज ये जो वात व्याधि वाला पढ़ा है, इससे कहीं से क्वेश्चन नहीं आता, केवल यही क्वेश्चन आता है। बाकी के क्वेश्चन वहां से आएंगे वात व्याधि में, जो एक एक डिजीज हम पढ़ेंगे, चाहे वो आक्षेपक है, अपतानक है, जो वन बाई वन हम देखते चलेंगे।